19 लाशें सड़कों पर पड़ी हैं। दर्जनों लोग गोलियों के निशाने के साथ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 2 हफ्ते से बैंक बंद हैं, मोबाइल और इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो चुका है और राशन आटे की सप्लाई रोक दी गई है। ये मौजूदा हालात हैं पीओके के, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां की जमीन से उठती चीखों ने इस्लामाबाद से लेकर दिल्ली और न्यूयॉर्क तक के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दी है। वहां के लोग और नेता अब खुलेआम दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के इस खूनी शासन से बचा लो, भारत सरकार फौरन दखल दे और हमारी मदद करे। जी हाँ दोस्तों, जिस पीओके को पाकिस्तान अपना शहगुल बताया करता था, उसे शहगुल बताते थका नहीं करता था, आज वही पीओके पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। लोग पाकिस्तान की सेना और रेंजर्स की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि देखते ही देखते पीओके एक वार जोन बन गया है। 12 फर्जी सीटों का वो कौन सा काला सच है जिसकी वजह से नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ गई है? और क्या पीओके में 1971 का वो बांग्लादेश वाला इतिहास दोबारा दोहराने की कोशिश हो रही है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं शफान अंसारी और आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पीओके के सभी सियासी और जमीनी हालात की एक एक परत खोलने का काम करने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के पड़ोस में बदल रहे सियासी और भौगोलिक हालात की है। दोस्तों, इस पूरे जन आंदोलन को समझने के लिए हमें उस संगठन का नाम जानना होगा जो इस वक्त पीओके में पाकिस्तान सरकार के नाक में दम किए हुए है, जो है JAAC, यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। पीओके के लोग सालों से 3 बुनियादी चीजों से बुरी तरह से मुतासिर हैं: बेतहाशा महंगाई से, बिजली आटे के आसमान छूते दामों से और पाकिस्तान के प्रशासन के दोहरे रवैये से। जब पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो JAAC ने पाकिस्तान प्रशासन के सामने अपनी सीधी मांगे रख दी। पहली मांग ये कि हमारे गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को फौरन रिहा किया जाए। दूसरी मांग ये कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं और तीसरी मांग ये कि इलाके में प्रशासनिक सुधार लागू किए जाएं। JAAC ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 27 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक मांगे मानो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी पुरानी अकड़ दिखाई और इन मांगों को हवा में उड़ा दिया। बस फिर क्या था, 27 जुलाई को दोपहर 1 बजते ही रावलकोट में हजार लोगों का हुजूम सड़क पर उतरना शुरू हो गया। लोग मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने लगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और पंजाब के रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाना शुरू कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी बताए गए हैं। JAAC ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मारे गए सभी 19 शहीदों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। इस गोलाबारी ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। गुस्साए लोगों ने दिन रात सड़कों पर डेरा डाल रखा है। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि प्रशासन को अपनी लाचारी छिपानी पड़ रही है। सुधनोती और रावलकोट जिलों में चुनाव टालने पड़ गए हैं। पुंछ डिवीजन, जो कि हिंदुस्तान की सरहद से बिल्कुल मिला हुआ इलाका है, हफ्तों तक सील रहा है। वहां आटा और दवाइयां जैसी जरूरी और बुनियादी चीजों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। अब आप यहाँ पर यह भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये पूरा बवाल चुनाव के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है? ऐसा क्या है पीओके के चुनाव में जो वहां की जनता खून बहाने पर उतारू हो गई है? तो दरअसल पीओके की विधानसभा में कुल 45 निर्वाचित सीटें हैं, लेकिन इन 45 सीटों का गणित बड़ा अजीब और धांधली से भरा है। इनमें से 33 सीटें तो पीओके के स्थानीय लोगों के लिए हैं, लेकिन 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे या फिर बाद के वक्त में पाकिस्तान के अलग अलग शहरों जैसे लाहौर या फिर कराची या फिर रावलपिंडी में जाकर बस गए थे। और यही 12 सीटें इस पूरे फसाद की असली जड़ बताई जा रही हैं। JAAC का ये कहना है कि जो लोग लाहौर या कराची में आराम से रह रहे हैं, जिन्हें पीओके की जमीनी परेशानियों, सड़कों या फिर अस्पतालों से कोई लेना देना नहीं है, वो पीओके की सरकार कैसे तय कर सकते हैं? साथ ही इन 12 सीटों की वजह से पीओके के स्थानीय मतदाताओं का जनादेश कमजोर पड़ जाता है। पाकिस्तान के केंद्र में जो भी पार्टी बैठती है, चाहे वो नवाज शरीफ की PMLN हो या फिर बिलावल भुट्टो की PPP, वो इन 12 सीटों पर धांधली करके पीओके में अपनी कठपुतली सरकार बना लेती है। इस सिस्टम का इतिहास काफी पुराना रहा है। ये चुनावी धांधली आज की नहीं है। सबसे पहले 1960 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद 1964 और 1970 के कानूनों में इसे और ज्यादा मजबूत कर दिया गया। साल 1974 के अंतरिम संविधान में इसे संवैधानिक दर्जा तक दे दिया गया और 2018 के 13वें संविधान संशोधन के जरिए इसे फिर से पक्का कर दिया गया।
स्थानीय लोग सालों से मांग कर रहे हैं कि इन 12 सीटों को खत्म किया जाए ताकि पीओके के लोग अपनी मर्जी की सरकार को चुन सकें। लेकिन पाकिस्तान सरकार जानती है कि अगर ये 12 सीटें हटा दी गईं तो पीओके पर उनका सीधा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक घराने अपनी पूरी ताकत लेकर पीओके के मैदान में कूद पड़े हैं। एक तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पीएमएलएन के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो लंबे वक्त के बाद पीओके में एक्टिव दिखे हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री उनकी बेटी मरियम नवाज भी प्रचार में पहुंची हुई हैं। नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद की रैली में क्या कहा, जरा ध्यान से ये भी सुन लीजिए। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें इस रैली में की। उन्होंने ये कहा कि पीओके मेरे लिए पंजाब जितना ही प्यारा है। मेरे बुजुर्ग कश्मीर से थे, इसीलिए इलाका मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। दोस्तों, हद तो इस बात में जब हो गई जब नवाज शरीफ ने एक चुनावी पैंतरा फेंकते हुए ये तक कह दिया कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो अपने भाई शहबाज शरीफ से कहकर खुद पीओके का प्रधानमंत्री बन जाएंगे ताकि सीधे विकास देख सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, नवाज ने मजाक मजाक में शहबाज शरीफ को ये तक मशवरा दे दिया कि अगर पार्टी चाहे तो मरियम नवाज को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बना सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोई कसर यहां नहीं छोड़ी है। गिलगित बल्टिस्तान में मिले फायदे के बाद बिलावल भी पीओके पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगे हैं। मजेदार बात दोस्तों ये है कि इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की पीएमएल और बिलावल की पीपीपी आपस में गठबंधन के सहयोगी हैं, लेकिन जब बात पीओके की होती है तो यहाँ पर आकर दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन इस बार पीओके की जनता जान चुकी है कि नवाज हो या फिर बिलावल, सब इस्लामाबाद के इशारे पर चलने वाली कठपुतलियां ही हैं। इसीलिए जब जुल्म और गोलियों से भी जनता की आवाज नहीं दबी है तो पाकिस्तान समर्थित प्रशासन ने अपनी बौखलाहट में एक नया और घिनौना कदम उठा लिया है। हालिया अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान प्रशासन ने पीओके के 13 प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन फौरन प्रभाव से रद्द कर दिया है। इन प्रभावित स्कूलों में से ज्यादातर स्कूल पुंछ और सुधनोटी जिले में स्थित हैं, यानी वही इलाके जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। खबर यह भी है कि एक ऑफिशियल आदेश जारी करके इल्जाम ये लगाया गया है कि इन स्कूल के मैनेजमेंट, शिक्षकों और छोटे छोटे छात्रों ने ऐसे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है जो राज्य की अखंडता और एकजुटता के खिलाफ थे। सोचिए दोस्तों, जो हुकूमत अपनी आवाज उठाने वाले स्कूली बच्चों और उनके शिक्षकों का भविष्य बर्बाद करने पर तुल जाए, उस हुकूमत का वहां क्या हक बनता है। इसी बौखलाहट का नतीजा ये है कि 5 जून को सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। संगठन के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और कुछ नेता अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो कुछ रावलकोट के धरना स्थलों से छिपकर इस आंदोलन की आग को जलाए हुए हैं। पीओके में जारी इस खूनी ड्रामे पर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा कर दिया है। भारत सरकार ने यह साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में पीओके के अंदर हो रहे ये चुनाव पूरी तरह से गैर कानूनी हैं और फर्जी हैं। पाकिस्तान इन ढोंग भरे चुनावों के जरिए पीओके पर अपने गैर कानूनी कब्जे को छिपाने और वहां की निर्दोष जनता पर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हिंदुस्तान का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचार, 19 लोगों के कत्लेआम और आर्थिक नाकेबंदी से तंग आकर अब जेएसी और पीओके के स्थानीय नेताओं का सब्र पूरी तरह से टूट चुका है। वहां के लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की सेना उनके साथ किसी दुश्मन देश की तरह व्यवहार कर रही है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, संसाधनों को लूटा जा रहा है और जब वो आवाज उठाते हैं तो उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब उन्हें सुरक्षा और न्याय की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात जरूरी है बतानी कि इतिहास गवाह है 1971 में भी पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, तब भी पाकिस्तानी सेना ने अपने ही नागरिकों पर ऐसे ही जुल्म उठाए थे। उनकी भाषा, उनके अधिकार और उनकी आवाज को दबाने की इसी तरह से कोशिश की गई थी। नतीजा क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया के नक्शे से पूर्वी पाकिस्तान मिट गया और एक नया देश उभर कर सामने आया जिसका नाम है बांग्लादेश। आज साल 2026 में पीओके के हालात बिल्कुल उसी राह पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां की राजनीति पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी है। 2021 में इमरान खान की पार्टी ने सरकार बनाई, फिर पीएम बदले, फिर अविश्वास प्रस्ताव आए और अब पीपीपी के फैसल मुमताज राठौर कुर्सी पर बैठे हैं। जनता सड़कों पर है और अब वहां से हिंदुस्तान से मदद की पुकार आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदुस्तान को पीओके के अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या पीओके की जनता की ये पुकार किसी नए बदलाव का इशारा है? इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी जानकारी पर आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान का अंत अब पीओके से शुरू हो चुका
चुका है। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।